प्रकाश को पढ़ रहे हैं। ऑप्टिक्स में हम किसको पढ़ रहे हैं? लाइट यानी कि प्रकाश को। अब ध्यान से देखो, कल हमने परावर्तन तक पढ़ लिया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ ली थी। अब देखो रिफ्लेक्शन कहां कहां होता है। रिफ्लेक्शन मिरर में होता है, दर्पण में होता है। दर्पण अलग अलग प्रकार की हो सकती है, मिरर प्लेन मिरर भी होती है, ठीक है। प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण, ठीक है। इसके बाद मिरर कैसी हो सकती है? मिरर यहाँ पे गोलीय दर्पण भी हो सकती है, ठीक है। तो मिरर भी अलग अलग प्रकार की है। तो आज यहाँ हम सबसे पहले हेडिंग लिखनी है आपको प्रकाश में समतल दर्पण की। समतल दर्पण को हम पढ़ेंगे, प्लेन मिरर को पढ़ेंगे। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। देखो समतल दर्पण प्लेन मिरर से अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। सवाल क्या क्या पूछे जाते हैं? हाँ सुनील जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो दर्पण होती क्या है, ध्यान से सुनो। दर्पण कांच का वो टुकड़ा होता है, कांच का वो भाग होता है जिसके एक और पॉलिश करने पर, जिसके एक और पॉलिश करने पर वो सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश की जाती है, जिसके एक और पॉलिश करने पर उसका एक भाग परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करता है, उसे आप क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। उसे आप क्या कहेंगे? मिरर कहेंगे। अगर उसका परावर्तक सतह, ध्यान से सुनो, अगर परावर्तक सतह, यदि परावर्तक सतह कैसी हो? समतल हो, प्लेन हो। यदि परावर्तक सतह कैसी हो? समतल हो, प्लेन हो, तो उसे आप क्या कह देते हैं? प्लेन मिरर कह देते हैं। अगर परावर्तक सतह कैसी हो? सिंपल सी बात है। समतल दर्पण क्या है? तो अगर किसी कांच के टुकड़ा जो हमने ले रखा है उसके एक और पॉलिश करने के बाद दूसरा भाग अगर प्लेन हो, समतल हो, तो उसे आप क्या कह देंगे? समतल मिरर कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने एक मिरर बना दी, ये कांच का टुकड़ा था मेरे पास और मैंने एक और क्या कर दी? पॉलिश कर दी। और ये पॉलिश किसकी की जाती है? AgNO3, यानी आप क्या लिख सकते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। आप क्या लिख सकते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। जो पॉलिश की जाती है, ये पॉलिश किसकी की जाती है? सिल्वर नाइट्रेट की जाती है। पॉलिश करने के बाद इसकी ये जो आपको सतह दिख रही है, ये सरफेस दिख रही है, ये सतह कैसी है? समतल है, समतल है, प्लेन है। तो हमने इसको क्या बोल दिया? समतल दर्पण बोल दिया। आपने इसको क्या बोल दिया? प्लेन मिरर बोल दिया, समतल दर्पण बोल दिया। तो ये बात समझ में आई होगी। समतल दर्पण क्या है? डेफिनेशन देखो, आपको पूछा नहीं जाएगा बट पता होना चाहिए कि समतल दर्पण क्या है, प्लेन मिरर क्या है। तो आप क्या कहेंगे कि कांच का एक ऐसा टुकड़ा जिसके एक भाग पर सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश करने पर, कई बार तो सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि पॉलिश किसकी की जाती है, आप क्या कहेंगे? AgNO3 या फिर सिल्वर नाइट्रेट की क्या की जाती है? पॉलिश की जाती है। पॉलिश करने के बाद इसका जो दूसरी सतह है वो कैसी होती है? प्लेन होती है, समतल होती है। तो अगर समतल सतह परावर्तक पृष्ठ का काम करे, परावर्तक सतह का काम करे, तो इस मिरर को आप क्या बोल देंगे? प्लेन मिरर या फिर समतल दर्पण बोल देंगे। अब देखो समतल दर्पण से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छी बातें हैं जो बार बार में पूछी जाती है, ठीक है। एक बार मैं इस डायग्राम को थोड़ा साइड में बनाती हूं क्योंकि वो पॉइंट्स आपको समझने हैं और साथ साथ में लिखते भी जाना है, ठीक है। देखो क्या क्या पूछा जाता है आपसे। ये मैंने क्या बना रखी है? प्लेन मिरर बना रखी है। ये पॉलिश किसकी की हुई है? AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट की। ये क्या हो गया? इसका परावर्तक सतह। ये क्या है? इसकी परावर्तक सतह है, ठीक है। आपने सुना होगा कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं या फिर जो इमेज बनती है, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा, जो इमेज बनेगा, आपसे सीधा क्या पूछा जाता है कि समतल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी होगा या फिर कैसा होगा? यानी वर्चुअल, आभासी होगा या फिर कैसा होगा? वास्तविक होगा, ठीक है। वास्तविक का मतलब तो समझते होंगे, प्रतिबिंब अगर उल्टा बन रहा है तो वो वास्तविक होता है और प्रतिबिंब अगर सीधा बन रहा है तो वो कैसा होता है? आभासी होता है। आभासी रूप से हम उसको, वर्चुअल या फिर आभासी रूप से हम उसको पर्दे पर प्राप्त करते हैं। किसको? प्रतिबिंब को। इससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूं, हमारी आंखों में जो लेंस लगा है वो कैसा है? उत्तल लेंस है। हमारी आंखों का जो लेंस लगा है वो कैसा है? उत्तल लेंस है।
आपको पता है कि उत्तल लेंस के जो प्रतिबिंब है वो कैसे होंगे, वास्तविक और उल्टे होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक और उल्टे। आगे पढ़ेंगे, मैं एक बार बता रही हूं। अब हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, ध्यान से सुनो। आप मुझे देख पा रहे हो तो आपकी आंखों की जो रेटिना है उस पे मेरा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा। ट्रू है लेकिन कैसा है, उल्टा है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो हमारी रेटिना पे प्रतिबिंब, आपकी आंखों की रेटिना वाले भाग पे मेरा प्रतिबिंब, मेरी इमेज कैसी बनी, वास्तविक और उल्टा। लेकिन मैं तो आपको बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही हूं, मेरी इमेज तो बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही है। तो ऐसा कैसे हुआ, ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही हमारी रेटिना के ऊपर इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा, हमारा माइंड क्या करता है, हमारा ब्रेन उस इमेज को, उस प्रतिबिंब को सीधा करके दिखाता है। अगर हमारा ब्रेन काम करना बंद कर दे, हमारा मस्तिष्क काम नहीं करे, देखो वैसे तो मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया तो पूरी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि कंट्रोलर सेंटर है। लेकिन फिर भी एक बार आप कल्पना करके देखो कि अगर हमारा ब्रेन कंक्लूजन नहीं कर सकता तो जो इमेज हमारी आंखों की रेटिना पे बन रही है वो कैसी बन रही है, वास्तविक और उल्टी। वास्तविक तो है बट कैसा है, उल्टा है। तो हमें जो इमेज दिखाई देगी वो कैसे दिखाई देंगे, उल्टे दिखाई देंगे। आप सबने मूवीज देखी होगी, ठीक है, और जो ऐसी मूवीज होती है जिसके अंदर थोड़ा डरावना सा माहौल सिक्रेट किया जाता है, या फिर हमें उल्टे व्यक्ति या फिर अदर जो जितने भी चीजें होती है वो हमें उल्टी दिखाई देती है, होता है ना ऐसा। वहां पे इसी लेंस को काम में लिया जाता है, उत्तल लेंस को, और वहां पे जो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, आप उसको देख रहे हो तो वो आपको कैसा दिख रहा है, सीधा। आप जैसे टीवी देख रहे हो और आपको वो सीन है, वो सीन आपकी रेटिना पे उसका प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, लेकिन सीधे को फिर ब्रेन क्या करेगा, उल्टा करेगा। तो फिर आपको वो क्या दिखाई देते हैं, उल्टे चलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये चीजें ऐड की जाती है, जैसे मूवीज वगैरह होती है, फिजिक्स बहुत ज्यादा यूज में ली जाती है। तो बात मेरी समझ में आई होगी। हाँ दीपक जी, आप भी आ गए हैं, शिवानी जी भी आ गई, सुनील जी भी आ गए हैं। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब हमें किसका पढ़ना है, समतल दर्पण का पढ़ना है। समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब है ये हमेशा कैसा होता है, आभासी होता है। प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। एक बात आपको याद रखनी है, अगर इमेज प्रतिबिंब आभासी है तो वो हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। आभासी है तो वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। समतल दर्पण का उपयोग हम डेली करते हैं, किस रूप में, आईने के रूप में। आईने का रूप मतलब हम हमारा फेस देखने के लिए या फिर अपने आप को देखने के लिए जिस मिरर को काम में लेते हैं, जिस दर्पण को काम में लेते हैं, वो क्या होती है हमारे पास, प्लेन मिरर होती है। हमारे पास क्या होती है, समतल दर्पण होती है। आपने देखा होगा कि समतल दर्पण में आपका जो इमेज दिखती है, प्रतिबिंब दिखती है, वो कैसी होती है, सीधी होती है, ठीक है। लेकिन साथ में कैसी है, आभासी है। आभासी का मतलब वर्चुअल नहीं है, वास्तविक नहीं है, वर्चुअल नहीं है, वास्तविक नहीं है, ठीक है। और आभासी है, उसको आप मतलब पर्दे पर उसको प्राप्त किया जाता है, वो एक्चुअल में बनती नहीं है, ठीक है, काल्पनिक, बिल्कुल ठीक है। आभासी होती है, काल्पनिक होती है। तो प्रतिबिंब इमेज कैसी बनती है, आभासी और सीधा बनता है। किससे, समतल दर्पण से बनने वाला इमेज, बनने वाला प्रतिबिंब। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आभासी और सीधा तो होता है, प्लस कैसा होता है, लैटरल इनवर्स। प्लस कैसा होता है, लैटरल इनवर्स। अब ये लैटरल इनवर्स का मतलब क्या है, लैटरल इनवर्स का मतलब होता है पार्श्व परिवर्तित। लैटरल इनवर्स का मतलब क्या होता है, पार्श्व परिवर्तित। मींस पार्श्व परिवर्तन का मींस हमें लेफ्ट साइड कैसी दिखाई देती है, राइट, और राइट साइड कैसी दिखाई देती है, लेफ्ट। ध्यान से सुनो, आप सबने कांच में देखा है, सपोज करो कि मैं यहां खड़ी हूं, मेरे सामने मिरर लगी है। अब मुझे मेरा जो प्रतिबिंब है वो मुझे उल्टा नहीं दिखाई देगा। आप सोचो, ये मेरे लिए ये मिरर का काम कर रही है और मुझे इसमें इमेज देखनी है मेरी। तो मेरी इमेज, ध्यान से सुनो, ये तो मैं वास्तव में खड़ी हूं, रियल में खड़ी हूं, ठीक है। ये मेरे लिए क्या है, एक मिरर है, एक दर्पण है, मैं इसके सामने खड़ी हूं। तो मेरी इमेज मुझे ऐसे दिखाई देगी ना,
आप सबने नोटिस किया है भाई, हमें सामने ही तो दिखाई देता है। अगर ऐसा होता कि हमें बिल्कुल ऐसे दिखाई देता तो केवल पीछे वाला पार्ट हमें दिखाई देता, आगे वाला पार्ट तो हमें दिखाई नहीं देता। तो मैं जब अपनी इमेज को इस मिरर में देखती हूं तो मेरी इमेज कैसे दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, तो मेरा क्या हुआ, मेरा ये पार्ट कौन सा है, लेफ्ट था, और जब मेरी इमेज बनी तो ये कौन सा भाग हो गया, राइट, और ये कौन सा हो गया, लेफ्ट। यानी कि बायां भाग हमेशा कैसा दिखाई देगा, दायां, और दायां भाग कैसा दिखाई देगा, बायां। आप सबने नोटिस किया है, ये कोई ज्यादा डीपली बताने वाली बात नहीं है। हो सकता है अभी आप घर पे ही बैठे हो, मिरर लेके देख लो कि आपका लेफ्ट भाग राइट में दिखाई देगा और राइट भाग किसमें दिखाई देगा, लेफ्ट में दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज तो बनती है लेकिन वो आभासी और सीधी होने के साथ लैटरल इनवर्स होती है, यानी कि कैसी होगी, पार्श्व परिवर्तित होगी। लेफ्ट हमें राइट दिखाई देगा और राइट हमें कैसा दिखाई देगा, लेफ्ट दिखाई देगा। इसके बाद इनसे जो प्रतिबिंब बनते हैं, ध्यान से सुनो, इसकी जो इमेज होती है, समतल दर्पण की जो इमेज है, वो प्रतिबिंब हमेशा वस्तु को आप क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, ऑब्जेक्ट। वस्तु को आप क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट। वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। अगर आपके पास में 5 सेंटीमीटर की वस्तु है, इतना क्यों जाओ, चलो मैं मेरा ही एग्जांपल देती हूं। जैसे मेरी हाइट है 5'7", हाइट कितनी है, 5'7" है। मेरी हाइट कितनी है, 5'7" है। अगर मैं मिरर में, जैसे ये मेरे लिए मिरर है, अगर मैं इस मिरर में मेरी इमेज देखूंगी, मेरा प्रतिबिंब, देखो मैं तो ऑब्जेक्ट हो गई, क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा किसका बनता है, ऑब्जेक्ट का बनता है, वस्तु का बनता है। तो मैं ऑब्जेक्ट हूं और मैं इसके अंदर मेरी जो इमेज देखूंगी वो कितनी दिखाई देगी मुझे, 5'7" की दिखाई देगी। ऐसे थोड़ी है कि जब मैं मिरर में देख रही हूं तो मेरी हाइट है वो 5'9" पहुंच गई, 6 पहुंच गई, या फिर 5'7" से कम हो गई, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता। यानी जो प्रतिबिंब समतल दर्पण से बनेगा वो किसके बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। और ये बहुत अच्छी बात है और बार बार में पूछी जाती है कि अगर 5 सेंटीमीटर की, कोई भी मान लो 5 सेंटीमीटर की वस्तु है, उसको समतल दर्पण के सामने रखा गया, प्लेन मिरर के सामने रखा गया, तो उसकी जो इमेज है, उसकी जो प्रतिबिंब है वो कितनी बड़ी दिखाई देगी, सिंपल सी बात है, 5 सेंटीमीटर की। क्योंकि हम ये बात नोटिस कर चुके हैं कि मुझे देखो मेरी 5'7" की लंबाई है तो मुझे मेरी पूरी इमेज देखनी है, तो जब मैं मिरर में देखूंगी तो मुझे 5'7" का ही दिखाई देगा। ऐसे थोड़ी 5'5" हो गया, 5'4" हो गया, या फिर 6 भी पहुंच गया, 6'2" भी पहुंच गया, ऐसा थोड़ी पॉसिबल होता है, नहीं होता। तो ये बात आप याद रखना कि इमेज, इसका जो प्रतिबिंब है वो हमेशा वस्तु, ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। प्लस तीसरा पॉइंट जो बार बार पूछा जाता है वो क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, यानी इमेज की जो डिस्टेंस है, इमेज की जो डिस्टेंस है, प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होती है, वस्तु की दूरी के बराबर होती है, वस्तु की दूरी के बराबर होती है। ठीक है, यानी कि अगर आपने वस्तु को 5 सेंटीमीटर दूरी पे रख रखा है, मान लो ये समतल दर्पण है और इधर मैंने वस्तु को यहां से इतनी दूरी पर रख दिया, मान लो ये 5 सेंटीमीटर की दूरी है, मैंने यहां पे वस्तु को रख दिया, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, सपोज करो एक बार यही बना देती हूँ, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितनी दूरी पर बनेगा, 5 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। कितनी दूरी पर बनेगा, 5 सेंटीमीटर दूरी पे। तो ये तीनों पॉइंट आपको इसके इमेज की प्रतिबिंब की याद रखनी है। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है, जो प्रतिबिंब बनती है, वो कैसी होगी, आभासी और सीधी होगी। लेकिन सीधी होने के साथ क्या होती है, लैटरल इनवर्स होती है, पार्श्व परिवर्तित होती है। मींस हमें बायां भाग दायां दिख जाता है और दायां भाग कैसा दिखता है, बायां दिखता है। फिर हमने क्या कहा कि इमेज हमेशा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा वस्तु ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। मैंने एग्जांपल दे ही दिया है कि जैसे मान लो आपकी हाइट किसी की 5'6" है, किसी की 5'9" है, किसी की 4'8" है, किसी की 4'9" है, जितनी भी है, हमें अपना इमेज देख रहे हैं। हम मान लो कि मिरर के सामने खड़े हैं, तो हमारी हाइट, हमें जितने हमारी हाइट है उतनी ही सामने इमेज दिखाई देगी। ऐसा तो नहीं होता कि हम छोटे दिख रहे हैं, हम बड़े दिख रहे हैं। अगर प्लेन मिरर है, अगर वहां पे समतल दर्पण है, तो हमारी हाइट के बराबर ही हमें क्या दिखेगा, प्रतिबिंब दिखेगा। अब आपने देखा होगा कि मूवीज में कई बार क्या होता है, कई जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं,
दिखाए जाते हैं ऐसा। और कई बार बहुत बड़े, कि ऐसे थोड़ी होता है कि सभी खली है, ऐसा तो नहीं होता कि सभी खली है, बहुत बड़े दिखाई देते हैं, कई बार ऐसे किया जाता है, और कई बार बहुत छोटे दिखाई देते हैं। वो क्या किया जाता है, वहां पे मिरर को ऐसे सेट किया जाता है कि उनकी फोकस दूरी बढ़ा दी जाती है, फोकल लेंथ बढ़ा दी जाती है, तो प्रतिबिंब क्या दिखता है, हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जैसे आपने नोट किया होगा ना, शक्तिमान हो गया या फिर और जो भी आप सब देखते हो, देखा ही होगा कि टीवी सीरियल्स वगैरह में, मूवीज में किसी व्यक्ति को बहुत लंबा दिखाते हैं, ठीक है। अब सभी तो ऐसा हो नहीं सकता भाई, कोई बाई चांस ऐसा होगा, या फिर कईयों को बहुत छोटा दिखाते हैं, तो वो होती है, वो वास्तविक नहीं होते, वो होती है उनकी इमेज, उनका प्रतिबिंब हम देखते हैं, और वो सब इन दर्पण को, इन मिरर्स को सेट करके बनाया जाता है। तो इतना आसान काम नहीं होता ये सब करना, वहां पे फिजिक्स लगानी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद इसकी जो इमेज है वो हमेशा वस्तु के बराबर बनेगी, जितनी बड़ी वस्तु उसके बराबर बनेगी, और प्रतिबिंब की जो दूरी है वो हमेशा किसकी दूरी के बराबर होगी, वस्तु की दूरी के बराबर। जितनी डिस्टेंस पे आपने वस्तु को रखा है, उतनी ही डिस्टेंस पे हम किसको रखते हैं, प्रतिबिंब बनता है या फिर प्रतिबिंब को देखा जाता है, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल यहां से, जो मैंने अभी बताया कि इसकी फोकस दूरी को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो यहां पे आप नोट लगा के लिख लेना, नोट लगा के लिख लेना, समतल दर्पण की फोकस दूरी, आपको नोट लगा के लिखना है, समतल दर्पण की फोकस दूरी, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ, समतल दर्पण की फोकस दूरी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सुन लेना, फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है, इन्फिनिट होती है, अनंत। सवाल बहुत बार पूछा गया है कि किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो सकती है, आपका आंसर आना चाहिए समतल दर्पण प्लेन मिरर की फोकल लेंथ हमेशा कितनी होती है, इन्फिनिट होती है, अनंत होती है। मुझे इतनी बात बताओ कि समतल दर्पण से ये बातें आपको समझ में आई क्या, प्लेन मिरर क्या है, प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इमेज कैसी होगी, लेटरल इनवर्स क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार कितना होगा, वस्तु के आकार के बराबर होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा तो बराबर होगा, ठीक है, फोकल लेंथ कितनी होगी, अनंत होगी। ये सारी बातें जो मैंने आपके सामने लिखी है, ये समझ में आई क्या, तो मैं आगे चलती हूँ। अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहां से सवाल बार बार में पूछे जाते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। ओके, चलो ठीक है। देखो, जो फिजिक्स वाले बच्चे हैं या फिर साइंस वाले बच्चे हैं उनको तो समझ में आ जाएगा, बट और भी बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा है, ओके चलो ठीक है। अब देखो, इसके बाद प्लेन मिरर से एक दो सवाल और बनते हैं, एक दो क्या 3-4 सवाल और बनेंगे। इनके अलावा ये चीजें आपको याद रखनी है, और याद हो जाती है क्योंकि प्लेन मिरर को हम डेली यूज में लेते हैं, प्लेन मिरर को हम क्या करते हैं, डेली यूज में लेते हैं। इसके बाद यहीं पे अगला पॉइंट आपको नोट करना है, समतल दर्पण से, अगला पॉइंट आपको नोट करना है, समतल दर्पण से किसी वस्तु का, समतल दर्पण से किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, कंप्लीट इमेज, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए आधी ऊंचाई की, h/2 लिख रही हूं मैं, h/2 मतलब आधी ऊंचाई की, h/2 ऊंचाई की दर्पण आवश्यक होती है, दर्पण आवश्यक होती है, रिक्वायर्ड होती है। ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है कि किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना है, ठीक है। जैसे मैंने ही कहा कि मेरी हाइट 5'7" है, मुझे अपनी पूरी इमेज देखनी है, तो मुझे 5'7" का मिरर लाने की जरूरत नहीं है, मुझे इसकी जो आधी है मैं इसको आधा कर लूंगी, ठीक है। तो कितना हो गया, लगभग 2 दूनी 4, यानी लगभग 3 का हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। लगभग अगर 3 की मेरे पास मिरर है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, अपना पूरा इमेज, पूरी प्रतिबिंब देख सकती हूँ। यानी आपके पास में जैसे 10 मीटर की वस्तु है,
10 मीटर की, और आपको इसका पूरा प्रतिबिंब देखना है तो आप 5 मीटर की मिरर ले आओ, क्योंकि ऊंचाई का आधा मिरर आपको लाना पड़ेगा। आप 5 मीटर की क्या ले आओ, मिरर ले आओ, आपको उसका पूरा प्रतिबिंब दिख जाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का अगर हमें कंप्लीट इमेज देखनी है, पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो हम आधी ऊंचाई का क्या लेंगे, दर्पण लेंगे। अपनी जो ऊंचाई है उसकी जो हाफ ऊंचाई है उसका क्या लेना पड़ेगा, समतल दर्पण लेना पड़ेगा। ये बात तो आपने सुनी होगी। जैसे आप सैलून्स में जाते हैं, सैलून नाई की दुकान होती है, सैलून में जाते हैं तो वहां की मिरर आपने देखी होगी। भाई इतनी बड़ी बड़ी मिरर तो है नहीं कि इतना लंबे से लंबा आदमी आ सकता है तो उसने यहां से लेके यहां तक मिरर लगा रखी है, ऐसा नहीं होता ना। वो एक बिल्कुल मीडियम साइज की मिरर लगा के रखता है और उस मिरर में आप अपनी पूरी इमेज देख लेते हो, उस मिरर में आप अपनी पूरी इमेज देख लेते हो। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, पूरी इमेज देखने के लिए h/2 ऊंचाई की मिरर की क्या होती है, जरूरत होती है। अगर आधी ऊंचाई की दर्पण है, समतल दर्पण है, तो उसमें हम अपनी पूरी इमेज यानी पूरा प्रतिबिंब क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको याद रखनी है, याद रखने वाली बात है, ठीक है। अब इसके बाद आपसे क्या पूछा जाता है? देखो एक दर्पण है, ये मैंने समतल दर्पण बना रखी है, ये इसकी मुख्य एक्स हो गई, मेन एक्सिस हो गई। यहां पे मैंने कोई वस्तु रख रखी है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आपको पता है कि समतल दर्पण के प्रतिबिंब भी इस तरफ ही बनेंगे, जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ क्या बनेंगे, प्रतिबिंब बनेंगे। भाई आप समतल दर्पण के सामने खड़े हो तो आप प्रतिबिंब पीछे थोड़ी बनता है कि आपको पीछे जाके देख के आना पड़े कि मेरा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। ऐसा थोड़ी है कि ये मिरर है, मैं यहां खड़ी हूं, मेरा प्रतिबिंब मेरे इस यहां सामने ही तो बनेगा, तो जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। ऐसे थोड़ी है कि मैं एक बार खड़ी हो गई, मुझे स्कैन कर लिया गया और मुझे प्रतिबिंब देखने के लिए इसके पीछे जाना पड़ा कि मैं पीछे जाके देख रही हूँ मेरी इमेज कैसे बन रही है। ऐसा नहीं होता ना। जिस तरफ वस्तु रखी जाती है उसी तरफ क्या बनता है, इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो हुआ क्या कि ये ऑब्जेक्ट है, ये V चाल से किस तरफ चल रही है, दर्पण की तरफ। यानी कि ये दर्पण यहाँ पे क्या है, बिल्कुल स्थिर है, स्टेबल है, दर्पण को नहीं हिलाया गया है। मिरर क्या है, बिल्कुल स्टेबल है, ठीक है। जैसे ये मिरर बिल्कुल स्टेबल है और मैंने क्या किया, यहां से V चाल से चलना शुरू किया इसकी तरफ, ध्यान से समझो। या फिर मेरे सामने एक मिरर लगी है और मुझे उसमें प्रतिबिंब देखना है। अब मैं दूर से देख रही हूं तो मेरी इमेज मुझे क्लियर नहीं दिख रही। सिंपल सी बात है कि आप दूर से देखते हो मिरर में तो आपकी इमेज क्लियर नहीं दिखती, तो आप क्या करते हो, पास जाते हो। तो मैं ऑब्जेक्ट हूं, मैं वस्तु हूं, तो मैं V वेग से किस तरफ जाऊंगी, दर्पण को थोड़ी हिला रहा है कि कोई ऐसे है कि दर्पण को ही पास लिया यार। हम ऐसे थोड़ी कहेंगे कि दीवार में बिल्कुल मिरर फिक्स है और हम ये सोचे कि यार काश ये मिरर मेरे पास में आ जाती तो मेरा अच्छे से क्लियर फेस दिख जाता। तो हमें क्या होता है, मिरर के पास जाना होता है। तो मिरर क्या है, स्टेबल है। अब मान लो कि मैं V चाल से इस मिरर की तरफ जाती हूं तो मुझे मेरा प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा, मेरी तरफ आता हुआ दिखाई देगा, यानी कि बड़ा दिखाई देगा। आप दूर से देख रहे हो तो प्रतिबिंब छोटा दिख रहा है क्योंकि प्रतिबिंब आपसे दूर बन रहा है। लेकिन जैसे ही आप मिरर के पास जाओगे आपको प्रतिबिंब कहां दिखेगा, पास दिखेगा, आपकी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। तो मिरर तो स्टेबल है, लेकिन जो आपने ऑब्जेक्ट ले रखा है, जो वस्तु ले रखी है, वो V वेग से किस तरफ जा रही है, मिरर की तरफ जा रही है। तो इसकी जो इमेज है, इसका जो प्रतिबिंब है वो आपको 2V वेग से आता हुआ दिखाई देगा। इसकी जो इमेज है, इसका जो प्रतिबिंब है वो आपको दुगने वेग से, 2V वेग से आता हुआ दिखाई देगा। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना। मिरर को, ये जरूर याद रखना, मिरर को स्टेबल रखा गया है, मिरर को स्थिर रखा गया है। अगर मिरर को स्टेबल नहीं रखा और मिरर को आपके पास में ला रहे हैं तो V वेग से वस्तु, मिरर आपके पास में आ रही है तो प्रतिबिंब भी किस वेग से आएगा, V वेग से ही आएगा, ठीक है। ये बात आपको क्लियर करनी है। बात मैंने क्या बोली कि एक समतल दर्पण है, आप प्रैक्टिकली समझो ना। देखो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स को रटने की जरूरत बहुत कम पड़ती है क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ, पूरी डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। अब मैंने आपको क्या कहा कि आप सबने नोटिस नहीं किया है तो आप कर सकते हैं।
हम क्या करते हैं कि मिरर रखी है, मिरर तो स्टेबल है, मिरर को तो हम हिला ही नहीं रहे, हम अपनी अच्छे से इमेज देखने के लिए, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हम मिरर के क्या जा रहे हैं, पास जा रहे हैं। मैंने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया और मुझे अपना पूरा इमेज देखना है, ठीक है, तो मैं किसके पास जाऊंगी, मिरर के पास जाऊंगी। मैं मिरर के पास जा रही हूं, तो मैं किस चाल से चल रही हूं, वी चाल से चल रही हूं। मैं किस चाल से चलूंगी, वी चाल से। तो मुझे मेरा जो इमेज है वो किस चाल से चलता हुआ दिखाई देगा, 2v चाल से चलता हुआ दिखाई देगा। तो ये सवाल हमको कंफ्यूज करवाता है। लेकिन अगर मिरर स्थिर नहीं है, नोट लगा के लिख लेना, नोट लगा के लिख लेना, अगर दर्पण स्थिर नहीं है, दर्पण स्थिर नहीं है, मिरर अगर स्टेबल नहीं है, तो v बराबर क्या होगा, u ही होगा। यानी कि अगर कोई वस्तु v वेग से चलेगी तो उसका प्रतिबिंब भी u चाल से हमें दिखाई देगा, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं v चाल से चलता हुआ दिखाई देगा। 2v की जगह यहां क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, अगर दर्पण स्थिर नहीं है। तो दो सवाल बहुत अच्छे बनते हैं। सबसे पहला सवाल हमने क्या लिखा कि समतल दर्पण से किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए, कंप्लीट इमेज बनाने के लिए हमें आधी ऊंचाई की क्या चाहिए, वस्तु चाहिए। इसके बाद हमने क्या कहा, दूसरा पॉइंट आपने क्या लिखा कि अगर हमने दर्पण को स्थिर कर रखा है, देखो रटने की जरूरत नहीं है, हमारे दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि डेली हम मिरर को काम में लेते हैं, तो हमें पता, जब हम मिरर के सामने जाए तो हमें पता लगना चाहिए कि ये समतल दर्पण है, हमारा प्रतिबिंब वास्तविक और सीधा बन रहा है, हम कैसे हैं, लेटरल इनवर्स है, पार्श्व परिवर्तित है, हमारा लेफ्ट भाग राइट है, राइट भाग क्या है, लेफ्ट है, ठीक है। ऐसे सोचना होता है हमें, ठीक है। और अगर मैं इस दर्पण की तरह वी वेग से चलता हूं, मैं एक वस्तु हूं, मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, अगर मैं वी वेग से चल रही हूं या फिर चल रहा हूं, तो मेरा जो इमेज है वो मुझे 2v वेग से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैंने मिरर को स्टेबल नहीं कर रखा और मैं मिरर को अपने पास में लेके आ रहा हूं, तो वी वेग से जो मिरर आ रही है उसी वेग से हमें प्रतिबिंब आता हुआ दिखाई देगा। दैट्स इट। ये बात आपको समझ में आई क्या, जल्दी बताओ। ये बात थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लग सकती है, ये वाली बात, लेकिन समझ में आ गई क्या, जल्दी बता दो मुझे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बताओ बताओ जल्दी। आज तुम ऐसे मासूम मासूम मतलब मायूस कैसे बैठे हो, अरे ऐसे मायूस से कैसे बैठे हो, कोई बोल क्यों नहीं रहा। सुबह सुबह नींद आ रही है क्या, वैसे तो सुबह तो कहाँ है, सुबह तो कहाँ है, 9:40 होने को आई। चलो सबको आ गई। ऐसे उदास नहीं होते, मैं आपको देख नहीं पा रही बट आई फील, मैं फील कर सकती हूँ। सब ठीक हो सारे, सुबह सुबह तो एनर्जेटिक होना चाहिए यार, नहा धो के बैठा करो। सुबह सुबह आपको क्या करना है, जल्दी उठ ही जाते हो, ज्यादा भी नहीं, 8 बजे उठ जाओ यार। भाई मैं तो उठ के इतना सारा काम वाम करके फिर मैं आपके सामने खड़ी हूं, सारा काम करके, ठीक है। तो आप उठ के आराम से नहा धो के अच्छे से बैठा करो कि हाँ, जैसे अपन कोचिंग का टाइम होता है, कितनी बजे हमें कोचिंग जाना है, वही शेड्यूल बना लो कि 9 बजे से मुझे पढ़ने के लिए बैठना है, तो चुपचाप बैठ जाओ बस, अपना नहा धो के आराम से। उससे क्या है कि एक एनर्जी आती है और हमारी साइकोलॉजी ये बन जाती है कि अब हमें पढ़ना ही है। फिर बीच में रेस्ट लो, आधी 1 घंटे का खाना वाना खा के फिर से वापस बैठ जाओ। अच्छा अशोक कुमार जी, तब तो बहुत अच्छी बात है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब बात आएगी कल वाले क्वेश्चंस की, क्योंकि अब हमारी हेडिंग होगी समतल दर्पण से प्रतिबिंबों की संख्या निकालना, ठीक है। अब कल वाले क्वेश्चन से वो हो जाएंगे भी फटाफट। आप करके लाए हो, आप करके लाए हो तो मुझे आंसर बता देना एक एक का, अभी नहीं बताना, अभी नहीं बताना, ठीक है। आपको हेडिंग लिखनी है समतल दर्पण से, प्लेन मिरर से, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या निकालना,
प्रतिबिंबों की संख्या, इसको हम किससे लिखते हैं, n से लिखते हैं। प्रतिबिंबों की संख्या निकालना n से लिखा जाता है। या अशोक जी बिल्कुल सही बात है, हम इसको किससे लिखते हैं, n से लिखते हैं। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो याद रखना है n बराबर 360 बट्टे थीटा, 360 डिग्री बट्टे थीटा, 360 डिग्री बट्टे थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, कोण है, एंगल है, जिस एंगल पे समतल दर्पण को रखा गया है, अरेंज किया गया है, वो क्या होता है, एंगल होता है। ठीक है, रिपीट क्या करना है, ये तो हेडिंग थी कि समतल दर्पण से हम प्रतिबिंब कैसे निकालेंगे, उनकी संख्या निकालनी है, नंबर निकालनी है। जैसे कल मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे कि दो समतल दर्पण को 90 डिग्री पे रखा गया है। अरे आपने चेक किया होगा ना ट्राई रूम में, जब आप ट्राई रूम में जाते हो तो आपको चारों तरफ 90 डिग्री एंगल पे 4 मिरर लगी हुई दिखाई देती है। भाई ट्राई रूम छोटा सा होता है, अब कई तो क्या होते हैं कि एक ही मिरर लगा के रखते हैं, बट आप बड़े अगर मॉल वगैरह में गए होंगे तो आपने चेक किया होगा कि जैसे आप ट्राई रूम में जा रहे हो तो एक मिरर बाहर लगी होती है, ऊपर से 4 मिरर लगी होती है चारों दीवारों पे, 1 2 3 4। तो आप देखते हो कि आप जब ऐसे खड़े होकर देखते हो तो आपके बहुत सारे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। ठीक है, तो उन प्रतिबिंबों की संख्या हम वहां काउंट तो नहीं कर सकते, लेकिन उन इमेज या फिर प्रतिबिंबों की संख्या हम कैसे निकालेंगे। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 360 बटे थीटा। थीटा क्या होता है, कोण। जैसे सबसे पहला सवाल मैंने दिया था कि दो मिरर को 90 डिग्री पर रखा गया है, दो समतल दर्पण को कितने डिग्री पे रखा गया है, 90 डिग्री पे, यानी आप इसको क्या बोल सकते हैं, समकोण बोल सकते हैं, समकोण, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल को क्या कहा जाता है, समकोण कहा जाता है। समकोण पे रखा गया है, तो इससे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। अशोक कुमार जी 4 बनेंगे या फिर 3 बनेंगे। आपको सीधा फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे एक बात आपको एडिशनल नोट करके लिखनी होती है। बिल्कुल विक्रम सिंह जी आपका सही है 3, और ये सवाल पूछा भी जाता है। अशोक कुमार जी आपने गलती क्या कर दी, पहले एक बात नोट लगा के लिख लेना, नोट लगा के लिख लेना कि सम संख्या में प्रतिबिंब की संख्या आने पर एक कम कर देते हैं, एक कम कर देते हैं, एक घटा देते हैं। क्यों घटा देते हैं, इसका रीजन भी मैं बताऊंगी, क्यों घटा देते हैं इसका रीजन पहले सुनी लो। समतल 2 डिग्री 90 डिग्री के एंगल पर रखी गई, मतलब एक ऐसे, ध्यान से सुनो, एक ऐसे दूसरी ऐसे, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, या फिर एक ऐसे दूसरी ऐसे। ध्यान से सुनो, ये कितने का एंगल हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। ओके, ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का, या फिर ये ऐसे भी हो सकता है, ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। ये दो मिरर 90 डिग्री के एंगल पे रखी गई है। आप यहां खड़े हो, आप कहां खड़े हो, यहां। एक इमेज आपकी कहां बनी, इसमें बनी, दूसरी इमेज कहां बनेगी, जस्ट पीछे की बनेगी। ठीक है, तीसरी इमेज इसके वाली बनेगी। अब चौथी इमेज जो बन रही है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फिर से वही बनेगी जो तीसरी बन रही है, वो की वही बनेगी, क्योंकि आपको पता है कि एक इमेज यहां लगी है, एक मिरर यहां लगी है, तो 3 इमेज तो बिल्कुल जो बननी है एक्चुअल में वो बनेगी। आप देखना, कभी इस चीज को नोटिस करना, देखो नोटिस करोगे तो चीजें समझ में आती है। कोई नहीं अशोक जी, कोई नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो इमेज सेम बन गई, तीसरे वाली जो दोबारा बन गई, उसको हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। ठीक है, जो वर्चुअल वाली बन रही है उसको हमें माइनस करना होता है। तो इसीलिए जब सम संख्या में, सम का मतलब आप समझ गए होंगे कि सम संख्या में जब कोई प्रतिबिंब की संख्या आती है तो माइनस में क्या करना होता है, 1 करना होता है। जैसे मैंने यहां फॉर्मूला लगाया 360 बटे 90, यहां मुझे n निकालने, तो n बराबर क्या हो गया, 360 बटे 90, 0 से 0 कट गया, 9 4 जा कितना होता है
36। तो n बराबर कितना आ गया 4। ये कैसा नंबर है, सम नंबर है, सम संख्या है। तो इसमें से माइनस में क्या कर देंगे 1, तो कुल प्रतिबिंब कितने बनेंगे 3। तो यहाँ पे आपको प्रतिबिंबों की संख्या याद रखनी है 3। तो समतल दर्पण अगर वो 90 डिग्री पे रखी गई है तो उनके द्वारा बने गए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो गई 3 हो गई। प्रतिबिंब कितने बनेंगे 3 बनेंगे। अगला आप सही बताना, अगला बताना। चलो 180 डिग्री के कोण पर रखी गई है, एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे के समानांतर ओड में, हाँ बिल्कुल ओड में आना चाहिए। दूसरा सवाल बताओ जल्दी से, अगर एक दूसरे के समानांतर 180 डिग्री पे रखी गई है, दो समतल दर्पण अगर 180 डिग्री के कोण पर रखी गई है तो यहां आपको नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज प्रतिबिंब की संख्या बतानी है। जल्दी आंसर आ जाना चाहिए था। नंबर ऑफ इमेज 180 डिग्री पे रखी गई है, बताओ जल्दी। हाँ शिवांगी तिवारी जी ने सही आंसर दे दिया है, बिल्कुल एक आंसर आएगा। विक्रम सिंह जी बिल्कुल एक ही इमेज बनेगी, बिल्कुल राजवीर सिंह जी, बिल्कुल अशोक कुमार जी। आपको कैसे ही बताना है, आप क्या बोल रहे हैं प्रवीण कुमार जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। 2 5 3 2, हाँ बिल्कुल एक नहीं होगा, ओड में एक नहीं होगा, बिल्कुल अविनाशी सही है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, n इज इक्वल टू 360 बटे 180, 0 से 0, 18 दूनी 36 होता है। तो n बराबर कितना आ गया 2। आपको 2 में से -1 करना है, n का मान कितना आ गया 1। 180 डिग्री के कोण पे कितनी इमेज बनेगी 1 बनेगी। चलो अगला बताओ, थीटा बराबर 0 डिग्री, 0 डिग्री पे कितने प्रतिबिंब बनते हैं। अगर दो दर्पण को, समतल दर्पणों को 0 डिग्री पे रखा गया, कोई थीटा नहीं है उनके बीच में, 0 डिग्री पे रखा गया तो कितने इमेज बनेगी। जीरो डिग्री पे रखने पर ही, बिल्कुल शिवांगी तिवारी जी बिल्कुल सही है। बस आप रेगुलर क्लास लेते हो तो ये एक अच्छी बात होती है। सुनील भील जी 35 क्या है, 35 क्या है। सुनील जी 0 नहीं आएगा, अशोक कुमार जी सही है, अनंत आएगा, इन्फिनेट आएगा। आपको पता है कि आप क्या लिखोगे इसको, n बराबर 360 बटे 0। हम ये बात बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर हमेशा आंसर अनंत आता है, अनंत आता है, इन्फिनाइट आता है, इन्फिनिट अनंत। तो यहां पे जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कितने बनेंगे, अनंत बनेंगे, ज्ञात नहीं कर सकते कितने बनेंगे, इन्फिनिट बनेंगे, अनंत बनेंगे। तो जब आप 0 में किसी संख्या का भाग देते हो, जैसे 0 में 5 का भाग देना है, मैथ्स बहुत कमजोर है आप लोगों की, आप 0 में अगर किसी संख्या का भाग देते हैं, 0 में अगर हम 5 का भाग देते हैं तो आंसर कितना आता है, 0 ही आता है। किसी संख्या का भाग अगर 0 में किसी का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन अगर 0 का भाग आपने किसी संख्या में दे दिया तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिट आएगा, अनंत आएगा। तो अगर आपने 0 डिग्री पे मिरर्स को रख रखा है तो आंसर कितना आ गया, अनंत आ गया। ठीक है, अब ऐसे सवाल आप कर ही लोगे, सारे कर लोगे ऐसे, बस सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब चलो आगे, अलग अलग थीटा एंगल पे आपसे पूछा जाता है और सबसे ज्यादा पूछा जाएगा 0 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे 3 बनेंगे, 180 पे 1 बनेगा, 0 डिग्री पे कितने बनेंगे, अनंत बनेंगे। और आप निकाल सकते हैं 120 पे कितने बनेंगे, 60 पे कितने बनेंगे, 45 पे कितने बनेंगे। बस आपको थीटा का मान रखना है, 360 में भाग देना है, सम आ रहा है तो उसमें से माइनस में क्या कर दो, 1 कर दो, विषम आ रहा है तो वो का वो रहने दो। ठीक है, तो ये ऐसे सवाल मैंने आपको कल लिखवाए थे करने के लिए। जिन्होंने आंसर दिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे।
अच्छा परवीन कुमार जी, अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे समझ में नहीं आया था आप बोल क्या रहे हो। चलो अब आप हेडिंग लिखो गोलीय दर्पण। समतल दर्पण की बात हो गई है, समतल दर्पण से ये सवाल पूछे जाएंगे। अब आपको हेडिंग लिखनी है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, जो सर्कुलर मिरर्स होती है, जो गोलीय दर्पण होती है, इसको आप कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखो, ये जो गोलीय दर्पण है ये दो प्रकार की होगी, टू टाइप की होती है, दो प्रकार की होगी। कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की। सबसे पहली होती है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण को आप क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या हो गई? कॉन्वेक्स मिरर हो गई। उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। दूसरी कौन सी हो गई आपकी? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को आप क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। ये क्या हो गई? कॉनकेव मिरर। गोलीय दर्पण कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होगी उत्तल दर्पण जिसे हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, दूसरी होगी अवतल दर्पण जिसे आप कॉनकेव मिरर बोलते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में अंतर क्या होता है। ध्यान से सुनो, मैं एक डायग्राम बना रही हूं आपके सामने, इनकी इमेज आपको याद रहेगी तो आप कभी नहीं भूलोगे। इनकी इमेज आपको याद रखनी है। दो इमेज मैंने आपके सामने बनाई है, ठीक है। सबसे पहले आप अवतल दर्पण को देखो। देखो, इसका जो बाहर उभरा हुआ भाग है, बाहर निकला हुआ जो भाग है, यहाँ पे क्या कर दी गई? पॉलिश कर दी गई सिल्वर नाइट्रेट की। यहाँ क्या कर दी गई? पॉलिश कर दी गई। और इसका अंदर धसा हुआ जो भाग है, ये किसकी तरह काम करता है? परावर्तक सतह की तरह काम करता है। किसका काम करेगा? परावर्तक सतह का काम करेगा। तो ये क्या बन गई? परावर्तक सतह की तरह काम करेगा। तो ये क्या बन गई? यहाँ पे कॉनकेव मिरर बन गई, यानी कि अवतल दर्पण बन गई, ठीक है। अगर इसका अंदर वाला भाग क्या करता है? अंदर वाले भाग पे हमने क्या कर दी? पॉलिश कर दी। यहाँ पे हमने AgNO3 की क्या कर दी? पॉलिश कर दी। लेकिन इसका उभरा हुआ भाग, ये वाला उभरा हुआ भाग किसकी तरह काम करता है? परावर्तक सतह की तरह काम करता है। उभरा हुआ भाग किसकी तरह काम कर रहा है? परावर्तक सतह की तरह काम कर रहा है। 360 पे एक आएगा परवीन कुमार जी, ठीक है। आपने बाहर अंदर धसे हुए भाग पे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश कर दी, और उभरा हुआ भाग किसकी तरह काम कर रहा है? परावर्तक सतह की तरह काम कर रहा है। तो डिफरेंस क्या हुआ दोनों में? देखो, इसके बाहर वाले भाग पे आपने पॉलिश की, और अंदर धसा हुआ भाग, ये वाला अंदर धसा हुआ भाग किसकी तरह काम करता है? परावर्तक सतह की तरह काम करता है। मतलब क्या हो गई? ये कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। लेकिन अगर आपने अंदर वाले भाग पे पॉलिश की और इसका उभरा हुआ भाग परावर्तक सतह की तरह काम करे, तो ये क्या हो गई? उत्तल दर्पण हो गई, या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो गई, ठीक है। अब देखो, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के एक एक नाम और है, ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर। ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? अभिसारी का मतलब कन्वर्जिंग, और किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, यानी कि डाइवर्जिंग मिरर। अब ये अपसारी और अभिसारी क्या है? सबसे पहले तो इस शब्द को समझो। मैंने एक वर्ड लिखा है अपसारी, ठीक है। अपसारी को आप बोलेंगे डाइवर्जिंग, और एक वर्ड मैंने लिखा है अभिसारी, और अभिसारी को आप लिखेंगे कन्वर्जिंग। अब ये अपसारी और अभिसारी क्या है? ये डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग का मतलब क्या है? ध्यान से सुनो। अभिसारी, कन्वर्जिंग का मतलब होता है एक बिंदु पर केंद्रित करना, किसी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करना, किसी एक पॉइंट पर उनको रोक लेना, एक ही पॉइंट पे उनको केंद्रित कर लेना, उसे आप कहते हैं अभिसारी, ठीक है। और अपसरण होना, डाइवर्ट होना। डाइवर्ट कौन होता है? जो अलग अलग दिशाओं में जाता है। देखो, मैंने कहा, जैसे मैंने किसी स्टूडेंट को कहा कि मान लो कोई गलत कमेंट कर रहा है, तो मैंने कहा कि यू आर डाइवर्ट इन अदर डायरेक्शन, यू आर डाइवर्ट इन अदर डायरेक्शन, कि आप किसी और डायरेक्शन में डाइवर्ट हो। मतलब
वो किसी एक जगह फिक्स नहीं है। कभी कहाँ जा रहा है, कभी श्री राम चैनल को खोल रहा है, कभी किसी चैनल को खोल रहा है, कभी किसी चैनल को खोल रहा है, और अलग अलग जगह वो दिन में एक ही टॉपिक पढ़ रहा है कि मुझे साइंस पढ़नी है और अलग अलग चैनल से पढ़नी है। तो वो क्या है, डाइवर्ट है। ठीक है, वो अपने आप को डाइवर्ट कर रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है, डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो डाइवर्ट का मतलब डाइवर्जिंग होना। तो डाइवर्ट कोई कब होगा, जब अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा। तो ऐसी दर्पण जो प्रकाश की किरणों को डाइवर्ट कर देती है, जो प्रकाश की किरणों को क्या कर देती है, डाइवर्ट कर देती है, यानी अलग अलग डायरेक्शन में भेज देती है, उसे आप क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग या फिर अपसारी मिरर कहते हैं। अब इनमें से कौन सी मिरर ऐसी है जो प्रकाश की किरणों को डाइवर्ट कर सकती है, वो डाइवर्ट करने वाली होती है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण देखो कैसे करती है, जैसे ये उत्तल दर्पण है आपके सामने, ये मैंने बना ली कॉन्वेक्स मिरर, ये उत्तल दर्पण है। जैसे ये सूर्य का प्रकाश, ये प्रकाश की किरण इस पे आपतित हुई, तो ये इसको किसी एक बिंदु पे केंद्रित नहीं करेगी, ये इसको ऐसे डाइवर्ट करेगी। ये दूसरी आई, इसको भी ऐसे डाइवर्ट किया, ये यहां से प्रकाश किरण आई, इसको भी डाइवर्ट किया, यहां से प्रकाश किरण आई, इसको भी क्या किया, डाइवर्ट किया। यानी कि उत्तल दर्पण कभी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित नहीं कर सकती। ठीक है, उसकी कंसेंट्रेट नहीं कर सकती, उसको क्या करेगी, डाइवर्ट करेगी, फैलाने की कोशिश करेगी। तो आप उत्तल दर्पण को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अपसारी दर्पण। आप क्या लिख सकते हैं, अपसारी दर्पण। और अपसारी दर्पण को हम इंग्लिश में क्या कह देंगे, डाइवर्जिंग मिरर। क्या कह देंगे, डाइवर्जिंग मिरर। तो ये बात बार बार पूछी जाती है को कौन सी मिरर को डाइवर्जिंग या फिर अपसारी दर्पण कहा जाएगा, तो आपका आंसर आना चाहिए उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही प्रकाश की किरण इस दर्पण पे आके गिरती है, ये उनको क्या करती है, डाइवर्ट करती है, अगर अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर देती है, फैला देती है। कौन सी मिरर, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, अपसारी, अपसरण करने वाली, या फिर डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग याद रखना, कभी नहीं भूलोगे, डाइवर्जिंग से क्या आता है, डाइवर्ट होना, और डाइवर्ट होना का मतलब अलग अलग डायरेक्शन में भेजना। वो काम कौन करता है, उत्तल दर्पण करता है। तो बच गया कौन सा, अभिसारी। यानी अवतल दर्पण कैसी होती है, अभिसारी होती है, कन्वर्जिंग होती है, जो किसी एक पॉइंट पर प्रकाश किरणों को क्या कर लेती है, केंद्रित कर लेती है। तो आपको याद रखना है डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग मिरर कौन कौन सी होती है। ऐसे ही हम लेंस में पढ़ने वाले हैं, तो यहां से सवाल ये पूछा जाएगा। सबसे पहले तो आपने क्या पढ़ा कि ये जो गोलीय दर्पण है, मिरर है, कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की। एक हो गई कॉन्वेक्स मिरर और एक हो गई कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आपको ऐसी दिखाई देती है और कॉनकेव मिरर आपको ऐसे दिखाई देती है। फिर हमने क्या कहा कि उत्तल दर्पण या फिर कॉन्वेक्स मिरर को हम अपसारी दर्पण भी कहेंगे। अपसारी का मतलब डाइवर्जिंग मिरर, जो प्रकाश की किरणों को, रे ऑफ लाइट्स को क्या करती है, डाइवर्ट करती है। ठीक है, फिर हम किसको पढ़ेंगे, अवतल दर्पण को। ये कॉनकेव मिरर क्या होती है, अभिसारी होती है, कन्वर्जिंग होती है, जो प्रकाश किरणों को किसी एक बिंदु पर क्या करती है, केंद्रित करती है। ये बात क्लियर है क्या, मुझे जल्दी से बताओ। ये बात आपको समझ में आई क्या कि डाइवर्जिंग क्या होता है और कन्वर्जिंग क्या होता है, ये बात समझ में आ गई क्या? क्योंकि ये सवाल बार बार में आया हुआ है और बार बार में पूछा भी गया है। ये बात क्लियर है सभी की, बताओ जल्दी। क्या हुआ, आप लोग कुछ बता क्यों नहीं रहे? अशोक कुमार जी क्लियर है, और अदर स्टूडेंट बताओ जल्दी से, क्लियर है क्या ये? सुनील जी अच्छा क्लियर है, विक्रम जी का भी क्लियर है। एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं आना चाहिए, बस बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलो फिर अभी टाइम हो जाएगा क्लास का, तो मैं सवाल दे देती हूँ, होमवर्क दे देती हूँ, सवाल करके लाने हैं आपको। अब कल हम पढ़ेंगे एक एक को, कल हम पढ़ेंगे यहां से कॉन्वेक्स मिरर को, उत्तल दर्पण को। आपको होमवर्क करके लाना है, तो मैं सवाल लिख देती हूँ, अच्छे अच्छे सवाल लिखूंगी,
अच्छे अच्छे सवाल लिखूंगी। चलो पहला सवाल लिखेंगे। देखो कल आएगा ये टॉपिक, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी है सवाल करके लाने की, ताकि आगे वाले टॉपिक इस बहाने आप रिवाइज कर सको। देखो स्टूडेंट हम भी रहे हैं भी। मेंटेलिटी हमारी क्या होती है कि कल हमें पढ़ाएंगे तो इसे हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन मेंटेलिटी आपको चेंज करनी है। पहले आपको चीजों को पढ़ के आना है हल्का फुल्का, ताकि फिर आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो मैं सवाल देती हूँ, फिर आपको कल मैं बताऊंगी पढ़ाने के साथ साथ। जैसे आज हमने सोल्व किए टॉपिक के साथ, वैसे ही कल सोल्व करेंगे। तो आपको सवाल लिखने हैं। लिखो, एक उत्तल दर्पण, एक कॉन्वेक्स मिरर। एक उत्तल दर्पण, एक कॉन्वेक्स मिरर, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। देखो वक्रता त्रिज्या को हम R से लिखते हैं। 60 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकल लेंथ बताओ, फोकस दूरी बताओ। तो इसकी फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी बताओ। करके लाना है आपको, ठीक है। दूसरा सवाल, यदि किसी अवतल दर्पण की, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तथा वस्तु को ऑब्जेक्ट, वस्तु को मुख्य एक्स पर, मैन एक्सिस पर, मुख्य एक्स का मतलब मैन एक्सिस पर, मुख्य एक्स पर 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया हो, तो प्रतिबिंब की दूरी बताते हुए प्रकृति बताओ। तो प्रतिबिंब की दूरी बताते हुए प्रकृति बताओ। ज्यादा नहीं दिए हैं, 2 ही सवाल दिए, ये आपको करके लाने हैं। 2 ही सवाल दिए हैं और ये आपको करके लाने हैं। आप पढ़ोगे आगे का तो आपको कुछ फॉर्मूलेज मिलेंगे, आप फिर वहां से कर लेना। चलो ये बताओ, समझ में आया? देखो लाइट वाला चैप्टर है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए हार्ड जरूर हो सकता है जिन्होंने पढ़ाई नहीं है। साइंस वाले स्टूडेंट है तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या बोल रहे हो शिवांगी जी? अच्छा, थैंक यू। नोट्स तो मिलेगा, मैं बता दूंगी जब पीडीएफ डाला जाएगा तो मैं बता दूंगी। अभी तो बायोलॉजी के आएंगे आपके पास, बायोलॉजी के नोट्स, जो बायोलॉजी के वीडियो डाल रखे हैं 64 के समथिंग क्लासेस डाल रखी है ऐप पर, चेक की थी आपने? बायोलॉजी की 64 के समथिंग क्लासेस डाली हुई है ऐप पर, 64 क्लासेस डाल रखी है बायोलॉजी की, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों है। ठीक है, उनको भी देखना। कभी आप देखो ही नहीं, जब आप ऐप खोल रहे हो तो उसमें बायोलॉजी का जो ऑप्शन आता है, बायोलॉजी वाले ऑप्शन को जब आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको बायोलॉजी के 64 क्लासें मिलेंगी, 64 वीडियोस डाले हैं। तो उनके पीडीएफ पहले मिलेंगे आपको, हर एक जितने, जैसे पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड है, ब्लड पार्ट फर्स्ट, ब्लड पार्ट सेकंड, तो पहले बायोलॉजी पीडीएफ आएंगे 3-4 दिन में। तो 3-4 दिन
में कंप्लीट पीडीएफ आ जाएंगे, ठीक है, और इसके बाद फिजिक्स के आने लग जाएंगे। हाँ बिल्कुल, आपको वीडियो देखने पीछे वाले भी। हाँ, बायोलॉजी के नोट्स या फिर पीडीएफ आपको वीडियो के साथ मिलेगी। जैसे कि ब्लड का पार्ट फर्स्ट है, तो ब्लड पार्ट फर्स्ट में जो मैंने पढ़ाया था उसका जो पीडीएफ है, नोट्स जो मेरे हैंड नोट्स बनाए हुए हैं, वो उसको पार्ट फर्स्ट के साथ मिलेंगे नोट्स वाले ऑप्शन पे। तो सबके धीरे धीरे आने लगेंगे। तो परवीन कुमार जी बता रही हूँ ना, पहले बायोलॉजी की पीडीएफ ही आएगी, फिर फिजिक्स की आने लगेगी। चलो अब बताओ, आ गया समझ में? सब आ जाएंगे, फिर पीडीएफ के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे शिवांगी जी। हाँ, बायो ऐप पर भी करवाएंगे, लेकिन आपके रिवीजन के लिए, कि आप फ्री नहीं बैठो, आपके पढ़ने के लिए वहां डाल रखी है, तो आप देखते रहो। बायोलॉजी के वीडियोस आप देखते रहो, फिर बाद में जैसे ही फिजिक्स हो जाएगी, केमिस्ट्री करवा के बायो शुरू कर लेंगे। उससे क्या है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में, क्योंकि मेरे ही पढ़ाई हुई क्लास है, तो मैं वैसे ही पढ़ाऊंगी, बस थोड़ा ऐड और हो जाएगा, तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। सानवी चौधरी जी वेलकम, थैंक यू। मैम कब मिले आपसे? शिवांगी जी आप कहां से हो? ओके अशोक कुमार जी, ठीक है सभी। और झारखंड से, फिर तो थोड़ा कोरोना ठीक होने दो, नहीं दिक्कत हो जाएगी। ये थोड़ा टाइम से ही हो जाए, तो फिर जैसे ही हम ऑफलाइन शुरू करेंगे आप जरूर आना। जब ऑफलाइन शुरू होगी तो आप जरूर आना सभी। अच्छा शिवांगी जी, ओके थैंक यू। ठीक है, चलो बाय सभी को। एक बात सुन लो मेरी, एक बात, आपको एक काम मेरा करना है। देखो मैं आपकी सारी बातें सुनती हूं, टेलीग्राम या व्हाट्सएप में ऐड कैसे होगा मैं वो खुद बताऊंगी आपको, मैं खुद बताऊंगी। व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसका नाम बताऊंगी, उससे आपको ऐड करना है, ठीक है। अभी कुछ अपडेट्स चल रहे हैं। आपको क्या करना है, अभी जो हमारी 11 से 12 वाली क्लास है, अभी 1 घंटे का आपका रेस्ट है। 1 घंटे आप रेस्ट करो, खाना वाना खाओ, थोड़ा एनर्जी लो। 11 से 12 अपनी यूट्यूब वाली क्लास है, यूट्यूब वाली क्लास है। तो आपको क्या करना है, आप लोगों को तो पता है, अदर स्टूडेंट्स को नहीं पता। कल क्लास में यूट्यूब में तो बताया ही नहीं था ना, आप लोगों का ही बताया था टाइम टेबल। तो आप क्या करोगे, 11 से 12 वाली जो क्लास है, जिसमें आज हम एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे, पर्यावरण को पढ़ेंगे, और आपको पता होगा कि एनवायरनमेंट आप कहीं भी किसी की भी क्लासें निकाल के देख लो, अगर मैंने ये बोला है कि मैं ये बोल रही हूं कि मैं ही करवाऊंगी, आप साइंस के जो आपने अलग अलग टीचर्स देखे होंगे, किसी भी टीचर की क्लास आप खोल के देख लो, और वहां आप एनवायरनमेंट टाइप करो, पर्यावरण। क्या किसी ने पर्यावरण पढ़ा रखा है क्या? कोई नहीं पढ़ा था। एनवायरनमेंट पर्यावरण वाला चैप्टर कोई नहीं पढ़ा था। तो मैंने इसलिए इस चैप्टर को लिया है क्योंकि एक तो पढ़ाया नहीं जाता, ऊपर से यहां से सवाल बहुत आते हैं, पोल्यूशन से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन से ऑक्साइड आते हैं, तो बहुत अच्छे सवाल यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। ओजोन इफेक्ट बन रहा है, कोर इफेक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बन रही है, तो ये चीजें पढ़ाई नहीं जाती, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि हमें हर चीज को क्रैक करना है। अगर आपको एग्जाम में एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा ना, तो हर एक मोड से होके गुजरना पड़ेगा, ये तो सिंपल सी बात है। अगर कांटे लगे हैं तो कांटों से होके भी जाना पड़ेगा, और रास्ते में अगर फूल बिछा रखे तो उनसे भी होके जाना पड़ेगा, यानी जाना जरूर पड़ेगा। मंजिल तक जाने के लिए हमें रुकना नहीं है, चलते रहना है, चाहे कांटे हो चाहे फूल हो, कुछ भी हो। तो एनवायरमेंट वाला चैप्टर देखो, एक तो पढ़ाया नहीं जाता, ऊपर से समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे,
क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हमें पूरा करना है पूरा सिलेबस। मैं तो आपको वो चीजें जो पढ़ाई नहीं जाती, आपको देखो ये स्पीसीज जातियां वगैरह नहीं पढ़ाई जाती, भैंस की, गाय की, भेड़ की, ये नहीं पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मैं पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, तो इसीलिए सबको इस चीज का प्रॉफिट हो, इस क्लास का लाभ हो। आपको करना क्या है, अभी 1 घंटे का टाइम है, 11 से 12 वाली क्लास का नोटिफिकेशन आ गया है, तो 11 से 12 वाली क्लास को यूट्यूब पे आने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। आप स्टेटस लगा सकते हैं, आप टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं, आप अपने जो भी अपने ऐप जिसके थ्रू इनको शेयर किया जा सकता है उनको आप शेयर करो। ठीक है, सभी को करना है, किसी एक स्टूडेंट को नहीं, ईमानदारी से। ईमानदारी से देखो, मैं ये प्रॉमिस करती हूं आपसे कि मैं आपको हर एक टॉपिक और हर एक वो चीज बताऊंगी जिनसे सवाल पूछे जाते हैं या फिर संभावना बनेगी, पॉसिबिलिटी आएगी। ठीक है, चाहे मुझे टाइम ज्यादा लग रहा हो, टाइम कम लग रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको हर चीज बताई जाएगी। तो आपको यही काम करना है, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को आज शेयर करो ताकि सबको पता चल जाए। ओके ओके, अशोक जी, सानवी जी, राजवीर जी, जो भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे ये रिक्वेस्ट है। ओके, चलो बाय सभी को। ये काम अभी आपको करना है, खाना वाना खाओ अच्छे से, थोड़ा रेस्ट करो, फिर मिलेंगे अभी 11 बजे। ओके बाय, टेक केयर, 1 घंटे बाद फिर से मिलते हैं। ओके बाय परवीन जी, बाय सानवी जी, अशोक कुमार जी। ओके बाय।